हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे काफ़ी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में इस चैनल पे हम कौटिल्य कैरियर एकेडमी के माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित हैं और ये हमारा यूट्यूब चैनल शिक्षाकुल आप सभी की सेवा में उपस्थित रहेगी। और जहां आपको कक्षा 10th और कक्षा 12th की सारी स्टडी मटेरियल्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे और इसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं जो शिक्षाकुल.in के नाम से वेबसाइट गूगल पे है, जो आपको गूगल के फर्स्ट पेज पे ही आपको मिल जाएंगी। तो ना देरी करते हुए हम चलते हैं अपने वीडियोज की तरफ और वहाँ हम आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10th श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के गद्य खंड को लिया है, जिसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आज इस चैप्टर के हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक भाषण, लिखित भाषण है जिसके लेखक भीमराव अंबेडकर है। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अर्थात आज के आधुनिक समय में समाज की कार्य कुशलता को लेकर के हमारे समाज में चली धारणाएं हैं कि श्रम विभाजन ही है जो समाज को कुशल और कार्य कुशल बना सकती है। अगला पॉइंट है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। अर्थात जाति प्रथा जो है हमारे समाज में एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बेरोजगारी का बना हुआ है। मूकनायक बाबा साहब भीमराव के द्वारा लिखित एक पत्रिका है। मूकनायक एक पत्रिका है जो बाबा साहब भीमराव के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले उसके पहले हम ये जानेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था और तथा इनकी मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुई थी। ठीक है, यानी मृत्यु 1956 में और जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में वास्तविक भाईचारा क्या है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मानते हैं कि दूध और पानी का जिस तरीके से मिश्रण होता है वही भाईचारे का भी वास्तविक स्वरूप होता है। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता है, यानी संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला पॉइंट है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए वे न्यूयॉर्क गए थे, जहां उन्होंने उच्च शिक्षा को प्राप्त किया। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में 1936 ईस्वी में हुआ था। यानी लाहौर जो आज के पाकिस्तान में पड़ता है, जहाँ पे जाति पाति तोड़क मंडल जो एक भाषण है जिसको वहाँ पे दिया गया था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये क्या है? निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक प्रकार का निबंध है जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक कार्य कुशलता के लिए मानता है। यानी आधुनिक सभ्य समाज को कुशल अगर बनाना है तो आपको श्रम विभाजन आवश्यक होगा, ये उनका मानना है। आधुनिक सभ्य समाज को जो कार्य कुशलता के लिए कुशल मानते हैं उनके अनुसार श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के जो एक संपादित रचना है जिनका नाम एनिहेलेशन ऑफ कास्ट से इस भाषण को लिया गया है। अब जैसे कि जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार से थे, तो उनका जन्म दलित परिवार में हुआ था और उन लेखक को इस युग में जाति प्रथा पर विडंबना दिखाई देती है कि इतना विकसित होने के बाद भी आज लोग जाति प्रथा को त्यागने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये बड़ी विडंबना की बात है। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था।
उनके माता श्री का नाम भीमाबाई था और उन्होंने अब अंबेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि 1916 में धारण की थी, यानी पीएचडी उन्होंने 1916 में किया था। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात जातिवादकों की पुस्तकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात तो तब है कि इतना सभ्य होने के बाद भी समाज में जाति प्रथा को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक किस रूप में आदर्श समाज को देखना चाहते हैं। तो आदर्श समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब समाज में समानता, भ्रातृत्व और स्वतंत्रता का भाव देखने को मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। लेखक के अनुसार समाज में श्रम विभाजन और जाति प्रथा को क्या मानते हैं, सबसे बेरोजगारी का प्रमुख कारण मानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉइंट है कि द एनिहिलेशन द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बाबा भीमराव अंबेडकर की रचना है। ये रचना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित 2 रचनाएं जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कभी एग्जाम में पूछा जाता है और लगभग हर साल 2 साल 3 साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और देयर द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। ठीक है, ये रचनाएं दोनों अक्सर पूछने जाने वाले प्रश्नों में से हैं। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा एक हानिकारक मतलब प्रथा है, यानी जाति प्रथा जो है आर्थिक पहलू से भी काफ़ी हानिकारक है। उनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू एक क्षेत्र है और जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन भी किया था, यानी बहिष्कृत भारत जो है एक पत्रिका है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संपादित किया गया था। उसके बाद में भारतीय संविधान के निर्माण के रूप में हम भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश महू में हुआ था और उच्च शिक्षा के लिए उन्हें किनका प्रोत्साहन मिला था, तो बड़ौदा नरेश का। भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए बड़ौदा नरेश का प्रोत्साहन मिला था। अंबेडकर जी उच्च शिक्षा के लिए लंदन भी गए और न्यूयॉर्क भी गए थे। भीमराव अंबेडकर को इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन में गहरी पैठ थी, यानी उनको इन विषयों में काफ़ी गहरी रुचि थी और इस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी जानकारियां भी प्राप्त थी। भीमराव अंबेडकर ने अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों और मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अथक प्रयास किया। निरंतर उनके लिए ही संघर्ष करते रहे। किनके लिए, तो अछूतों के लिए, स्त्रियों के लिए, मजदूरों के लिए। ठीक है, इन सब के लिए उनको मानवीय अधिकार दिलाने के लिए जिनको दबाया जा रहा था अंग्रेजों के समय में। ठीक है, तो उनके लिए अथक प्रयास किए। उसके बाद में अंबेडकर जी के 3 प्रमुख प्रेरक व्यक्ति थे, यानी उनको किन किन व्यक्ति से प्रेरणा मिलती थी, तो उनमें बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे। अगली पॉइंट है, इसमें अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भी उनको याद किया जाता है। तो ये हैं उनके महत्वपूर्ण जो तथ्यों जिनके आधार पे आज हम उनको याद करते हैं। बाबा साहब के द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये उनके द्वारा लिखित रचना है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, उसके बाद में है द अनटचेबल टचेबल्स, उसके बाद हु आर दे, और उसके बाद में है देयर हु आर सद्रुज, उसके बाद बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, उसके बाद है बुद्धा हिज एंड हिज धर्मा, ये उसके बाद में है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, उसके बाद द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेंस, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इत्यादि उनके द्वारा प्रमुख रचनाएं। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म और दूसरा है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये उनकी महत्वपूर्ण रचना है।
तो फिर हम इसमें आगे चलते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय जो है 21 खंडों में प्रकाशित किया गया था। और उनका अगला क्वेश्चन है इसका कि एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का हिंदी रूपांतरण का नाम जाति भेद का उच्छेद है। इसका हिंदी नाम जो है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का हिंदी रूपांतरण क्या था? जाति भेद का उच्छेद। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक अधिवेशन 1936 के लिए तैयार की गई थी, लेकिन वहां पे सहमति न बनने के कारण इस भाषण को उस सम्मेलन में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत निबंध लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद है, अर्थात भारत के उस भावी नागरिकों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जिनको इस लोकतंत्र की परिभाषा को समझना आवश्यक है। तो भावी नागरिक अर्थात भारत के जो भारत की ही कहिए, भारत के उन विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जिनके लिए ये निबंध पढ़ना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। हिंदू समाज में जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को अपना पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता है कि जो व्यक्ति जिस जाति और समुदाय से संबंधित है वो उसी समुदाय से रिलेटेड कार्य को कर सकता है, ऐसी हमारी धर्म जो है अनुमति देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? यह एक आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पे आधारित होना चाहिए। लेखक के अनुसार भाईचारे का वास्तविक स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए? तो ये वास्तविक स्वरूप जो होना चाहिए किस प्रकार का होना चाहिए? जो श्रम माने पानी और दूध के मिश्रण की तरह होना चाहिए, जो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। अगर आप इस वीडियो का PDF नोट्स चाहते हैं तो आपको हमारे वेबसाइट www.शिक्षाकुल.in पे जा करके आपको वहां से इन PDF नोट्स को प्राप्त करना होगा। और इस PDFs को डाउनलोड करने से पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और हम यहाँ आपके लिए कक्षा 10 से लेकर के 12वीं तक की संपूर्ण तैयारी केवल आपको शिक्षा कुल पाठशाला पे ही देखने को मिलेगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जहां आपको निःशुल्क ये सारी सब्जेक्ट की स्टडी मटेरियल है, इसको आपको प्राप्त करने के लिए कहीं भी किसी प्रकार की फी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पे आएँ और हम आपको जितना अधिक से अधिक हो सकते हैं सहयोग कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, वहां अपने सलाह सुझाव को भी कमेंट में डालें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर ले, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और बस इतना ही आज की इस वीडियो में। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। और इसमें कल हम जानेंगे कि इस चैप्टर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी हमने कवर किया है। तो पढ़ते हैं कल के नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।